नमस्कार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं सीएम पुष्कर धामी की। आज सीएम पुष्कर धामी कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर पहुंचे। यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच मुलाकात को बेहद अहम बताया जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यशपाल आर्य कांग्रेस के संपर्क में हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में सीएम आज उनसे मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के दौरान उन दोनों के बीच बातचीत हुई है। बातचीत में किन बिंदुओं पर बात हुई है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल ये अटकलें तेज हैं कि यशपाल आर्य नाराज हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। पहले भी कांग्रेस पार्टी में ही थे, लेकिन 2017 से पहले जब कांग्रेस के कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, उन नामों में यशपाल आर्य का नाम भी प्रमुख था। ऐसे में एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई हैं कि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। इन सब के बीच सीएम आज उनके आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। और हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ मंत्री यशपाल आर्य भी मौजूद हैं। हम सीधा दीपांकर के पास ही चलते हैं। दीपांकर, मंत्री जी से पूछे किस बात को लेकर नाराजगी थी और सीएम साहब से क्या कुछ बातचीत हुई है? बिल्कुल अमित, क्योंकि यशपाल आर्य बड़े सीनियर नेता हैं, कांग्रेस में 7 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और अब जबकि बातें इस बात की चर्चाएं थी जोरों से कि कांग्रेस में जा सकते हैं, वापसी कर सकते हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री का उनके घर पर आना, 1 घंटे ब्रेकफास्ट करना, सर तमाम अटकलों के बीच मुख्यमंत्री इस दौरे को कैसे देखते हैं और क्या बातचीत है? देखिए, कोई अटकलें नहीं हैं और सामान्य सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री आज आवास पर आए हैं और व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच में उन्होंने यहाँ आने का यहाँ आए, मैं उनका आभारी हूँ। और निश्चित रूप से यहाँ आए हैं तो चर्चा भी होती, परिचर्चा भी होती, विचार भी, हम अपने भावों को व्यक्त भी करते हैं। कई विषयों पर चर्चा हुई है और चुनाव भी बहुत ज़्यादा करीब भी आ चुका है, तो इसी संदर्भ में आप बातचीत हुई है। परिवार के हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे मुखिया भी हैं, सरकार के मुखिया हैं, तो बातें होती हैं। लेकिन इसके मायने यही नहीं कि बहुत हम कहीं नाराज़गी है या कहीं हमें कुछ हमारे इशूज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाराजगी को और छोड़ दी जाए। कोर ग्रुप की जो बैठक हरिद्वार में हुई थी उसमें आपने बात साफ तौर पर कही थी, हमें बाहरी ना माना जाए। आज भी हम अब बीजेपी के हैं, हमें माना जाए कि हम बीजेपी के हैं। दूसरी बात थी कि हरीश रावत ये कहते हैं कि हम दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और आपने 7 साल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आप रहे हैं, कांग्रेस से एक बड़ा गहरा ताल्लुक आपका रहा। हरीश रावत ने यह बात भी मानी कि एक बड़े वोट को बैंक को आप प्रभावित भी करते हैं। ऐसे में चर्चा है कि आप हो सकता है कि कांग्रेस में। अब देखिए, पिछले दिनों में कोर ग्रुप की बैठक थी, जैसा आपने जिक्र किया है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सामने हमने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ बातें जो कोर ग्रुप में होती हैं उसका बाहरी तौर पर जिक्र करना भी उचित भी नहीं है। हमारी अपनी पार्टी है, हम अपनी बातों को सीधे तौर पर उनसे कह सकते हैं। किस तरह से चुनाव का संचालन होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, तमाम बातें हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि माननीय हरीश रावत जी जो देश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय कांग्रेस के, उन्होंने जो कहा है उसके तो कई मायने हैं। दलित मुख्यमंत्री के रूप में मैं उत्तराखंड में चाहूँगा कि दलित मुख्यमंत्री उत्तराखंड की बागडोर संभाले। और उन्होंने किस संदर्भ में कही है, किसको लेकर कही है, और होने भी चाहिए। दलित जो आज उत्तराखंड में भी दलित एक निर्णायक भूमिका निर्वहन करेगा आने वाले दिनों में, भविष्य में चुनाव में। 19% 2011 की जो जनगणना है उसमें 19% आबादी, मतदाता आबादी अनुसूचित जाति की है और 3% आबादी जनजाति की है। तो ये निर्णायक हैं और मेरा मानना है कि ये उत्तराखंड के राजनीति में और 2022 के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन ये लोग करेंगे। आपकी भूमिका कहाँ होगी, कांग्रेस में, बीजेपी में? मैं आज तो बीजेपी में हूँ, कांग्रेस में तो कहीं न मेरा कोई संपर्क रहता है। मैं जब पार्टी में आ चुका हूँ तो अब इस पार्टी में रहना मेरा लिए धर्म है। तो हमें आप यही बीजेपी 2022 में बीजेपी में दिखेंगे? निश्चित रूप से मेरा कहना है कि 2022 का चुनाव जो होने जा रहा है
उसमें कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। दीपंकर, एक सवाल के लिए मंत्री जी को और रोकिए, उनसे सवाल ये करिए कि अनिल बलूनी जी कल ये कह रहे थे कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, हरीश रावत को छोड़कर सभी बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसे संकेत भी हैं क्या कि कुछ लोग ऐसे भी हैं पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर, जो नाराज हैं और कांग्रेस में जा सकते हैं? ये सब कुछ ठीक ठाक है? अनिल बलूनी ने कल एक बयान दिया, जो आपके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, हरीश रावत को छोड़कर बाकी ज्यादातर नेता बीजेपी के संपर्क में। ऐसे में इधर से गणेश गोदियाल ये कहते हैं कि 15 दिन में आपको बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जो मैं सुन रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नाम, बड़े चेहरे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब कौन किससे संपर्क कर रहा है? मैं तो पिछले 4.5 सालों में मुश्किल से 2-3 बार गया हूँ दिल्ली, 2-3 बार। एक बार जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, दूसरा बार 2-3 बार में जो हमारे विभागीय बैठकें होती थी, ठीक है, उसमें मैं शामिल हुआ। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ, मैं सह प्रभारी के रूप में मुझे दिल्ली लोकसभा की जहाज, कांग्रेस का जहाज क्यों खाली? लेकिन मेरा कहना यह है कि ये बातें आखिर उठ के कहाँ रही हैं? आप ही लोग कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, आप ही लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। ये कुछ अखबारों में देख रहा हूँ, मीडिया पे। राजकुमार जी कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, ऐसी अब तैयारी चुनावी। अब देखिए ना, ये तो आवाजाही बनी रहेगी। ये तो मैं तो ये मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिरकार ये बातें कहाँ से उठ रही हैं। कौन है ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि साहब वो कांग्रेस में जा रहे हैं या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? ये तो निराधार, निरर्थक बातें हैं। और मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रमुख हमारे टीवी चैनल्स हैं, जो हमारे अखबार हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को भी थोड़ा इसमें देखना चाहिए कि आखिरकार इसमें सच्चाई है या नहीं। अमित, तो यशपाल आर्य बड़े सीनियर नेता और बहुत साइलेंट पॉलिटिशियन उन्हें माना जाता है, बहुत साइलेंट तरीके। उन्होंने दोनों बातें कह दी कि एक तो ये कि आवाजाही लगी रहती है, और दूसरी बात जो मीडिया से कह रहे हैं कि अगर धुआं उठता है तो आग कहीं ना कहीं तो लगी होती है, तभी सवाल पूछा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मंत्री जी का भी धन्यवाद करिएगा तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मुलाकात पर सीएम ने क्या कुछ कहा है वो भी देख लीजिए। बात नहीं है, मैं छात्र राजनीति में था, बहुत छोटा था, तब से आदरणीय यशपाल जी को मैं देखता आया हूं। और वो जिस विधानसभा से मैं अभी विधायक हूं, वहां के आज से 30 साल पहले आप विधायक होते थे। तो हम लोगों का बहुत मतलब निजी और व्यक्तिगत संबंध है, और उसके अलावा सरकार में भी हम लोग समय समय पर ऐसी चर्चा करते रहते हैं, और ये महज हम लोगों की शिष्टाचार भेंट है। आगे बढ़ते और खबर अल्मोड़ा से, जहां पर रानीखेत के राजकीय अस्पताल के पास मीना बाजार में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से लगभग 8 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग के चलते दुकानों में रखे कई सिलेंडर फट गए हैं। आग कितना भयावह थी आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। दूर तक आग की लपटें दिखाई पड़ रही थी, काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 8 दुकानों के भीतर जो सामान रखा था वो जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 11 बजे होने वाली है। कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। करप्शन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी। अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे कांग्रेस पार्टी में ही ऑफिस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल करप्शन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में जमीन की अवैध खरीद को लेकर धामी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तराखंड शासन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है, ताकि किसी समुदाय विशेष की वजह से डेमोग्राफी यानी कि किसी खास की जनसंख्या पर असर न पड़े। वहीं संतुलन बिगड़ने से राज्य के कुछ खास इलाकों में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका भी है, और इसी को देखते हुए सभी डीएम, एसएसपी और डीजीपी को निर्देश जारी किए गए हैं। हर जिले में एक समिति बनाई जाएगी जो इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव देगी। इसके अलावा जिन इलाकों में सांप्रदायिक संतुलन सही नहीं है, वहां शांति समिति बनाने का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए भी कहा गया है। वहीं असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। जिले के ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार रखने के लिए कहा गया है जो दूसरे राज्यों से आकर यहां पर रह रहे हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है।
सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध तौर पर जमीन खरीदने और बेचने का काम ना हो। वहीं ये भी देखा जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति किसी पर संपत्ति बेचने का दबाव ना बना रहा हो। आपको बता दें कि पिछले दिनों कई जगहों से शिकायतें आई थीं। खास समुदाय के लोग अवैध रूप से राज्य के कई इलाकों में जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सेब फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन इस फेस्टिवल में सेब बेल्ट के रूप में मशहूर हर्षुल घाटी के सेब उत्पादक शिरकत नहीं कर रहे। हर्षुल के सेब काश्तकार सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि हर्षुल घाटी में एक कोल्ड स्टोर है, जो एजेंसी इस कोल्ड स्टोर को संचालित करती है। करीब साल भर पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद सरकार ने नई एजेंसी नियुक्त नहीं की है। कोल्ड स्टोर बंद होने के चलते किसानों को औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। बता दें कि हर्षुल बेल्ट में करीब 4000 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है। कोल्ड स्टोर के संचालन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके लिए। और अब खबर नैनीताल से, जहां पर कैंची धाम को लेकर मुख्यमंत्री की घोषणा को जिला प्रशासन अमली जामा पहनाने में जुट गया है। कैंची धाम के आसपास सरकारी जमीन का चिन्हीकरण किया गया। यहां 60 से 70 करोड़ की लागत से पार्किंग के साथ मेडिटेशन सेंटर पर काम होना है। सीएम पुष्कर धामी ने नैनीताल दौरे के दौरान कैंची धाम को धार्मिक पर्यटन के तौर पर तैयार करने के लिए कहा है। तो इसी को दृष्टिकोण में रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि कैंची धाम में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा और इसको कुमाऊं के गेट के रूप में इसका एक ऐसा प्रचार और प्रसार किया जाएगा कि हमारे जितने धार्मिक पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे आकर्षित हों। और अब खबर रुड़की से, जहां पर सरकार की तरफ से बच्चों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन कई योजनाओं में लापरवाही के चलते उसका फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। रुड़की में 200 कुपोषित बच्चे हैं, जिसमें 120 बच्चे अति कुपोषित हैं। ऐसे में विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इससे जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को लेकर विभाग गंभीर है और बच्चों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। जो बच्चे कुपोषित अति कुपोषित हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। जैसे कि जो ज़्यादा गंभीर बच्चे हैं वो हमारे ज़िले में यानी कि हरिद्वार में एक एनआरसी सेंटर खुला हुआ है, मतलब कुपोषण पुनर्वास केंद्र। वहाँ पर बच्चे को 1 हफ्ते तक रखने की व्यवस्था है। रुक करते हैं हरिद्वार का, जहां पर बीते 14 सितंबर को सिडकुल थाना क्षेत्र में हुई 30 साल की महिला की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतक महिला एक कॉल गर्ल थी, जिसका शव सिडकुल थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में नाले के पास पड़ा मिला था। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि महिला को 2 लड़कों ने फोन करके अपने कमरे पर बुलाया था। हालांकि बाद में पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद लड़कों ने उसकी हत्या कर दी और शव को नाले के पास फेंक दिया। हत्या के दोनों आरोपी यूपी के बदायूं जिले के रहने वाले हैं, जबकि 30 वर्षीय महिला यूपी के नजीबाबाद की रहने वाली है। प्रयास काफ़ी दिनों की मशक्क़त के बाद ये निकल कर आया कि ये थोड़ा अनैतिक कृत्यों में लिप्त रहती थी और ये 2 व्यक्ति जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं, ये इसी कारण इनको अपने कमरे पे ले गए थे, जहाँ पैसे के लेन देन को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ, जहाँ इन्होंने ये कहा कि मैं इनको एक्सपोज कर दूँगी, और इसी बात को या डर को या अपनी बदनामी से बचने के लिए इन्होंने उसी कमरे में इसकी हत्या कर दी और रात में बॉडी को एक बोरे में डाल के नाले में फेंक दिया। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।